ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले ये चैप्टर क्या स्टार्ट है। नाम से पता लग रहा है कि रेडिएशंस की दो नेचर है। रेडिएशंस क्या, लाइट की दो नेचर है। तो हम इतनी जल्दी इसके रिजल्ट्स पे नहीं आएंगे, ये ड्यूअल नेचर क्या होती है अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं सिंपल। पहला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चैप्टर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है। वो कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की चीज होती है जो आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर रखी है। वो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, बाहर से फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। कौन सा, अंदर का इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल का तो करेगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इजी टू रिमूव है फ्रॉम एटम। तो ये इसके बारे में बताते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है। वो अगर आपने इलेक्ट्रॉन एटम से निकालना है, बस हटाना है ताकि उसके इन्फ्लुएंस से हट जाए, तो आपको कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है। वो मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। आपने अगर वर्क फंक्शन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन एटम को तो छोड़ देगा, पर ये ना सोचना अब वो भागना शुरू कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। बाहर आ जाएगा एटम के, लेकिन वो भागेगा नहीं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि वो सरफेस से बाहर आएगा। तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है जिससे कि एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन मूव करवाने के लिए, उसको सरफेस से बाहर एग्जिट करने के लिए आपको और एनर्जी देनी पड़ती है, विच शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। तो केमिस्ट्री में क्या हुआ है, वर्क फंक्शन अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी में आ जाता है। किस पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मेटल के ऊपर, कौन कौन सा मेटल है, और दूसरा कंडीशन ऑफ सरफेस पे। कंडीशन ऑफ सरफेस कोई रफ है कोई स्मूथ है, उसके ऊपर बहुत चीज डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर के ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन का सिंबल W0 या φ0 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, 1 eV, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है। उसके बाद बात करता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब है कि मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल के मेटल की सरफेस से बाहर फेंकना, इलेक्ट्रॉन एमिशन है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन है मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर फेंकना, इलेक्ट्रॉन एमिशन है। इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए कई तरीके हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को एमिट करना चाहते हो तो आपको थ्रेशोल्ड यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी तो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, तभी वो बाहर उछलेगा, नहीं तो बाहर भी नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है थर्मियोनिक एमिशन। आप हीट दें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, हीट लेके अगर कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाता है उसे बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। हम इस चैप्टर में थर्मियोनिक एमिशंस को डिस्कस नहीं करेंगे, ये इस चैप्टर का काम नहीं है, इसलिए बस एक्सप्लेन करके मैं छोड़ रहा हूं। आएगा नहीं ऑब्वियसली, थर्मियोनिक क्यों आएगा, पर थर्मियोनिक का मतलब बता सकता हूं, थर्मल, हीट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मेटल की सरफेस से, थर्मियोनिक एमिशन है। दूसरा तरीका जो साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया वो है फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन। वो कहता है मेटल की सरफेस है, आप इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, मान लो ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगा दी, वो पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। वो इन जनरल बता रहे हैं कि और भी तरीके हैं, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटोन आएंगे लाइट के, इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करेगा, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस चैप्टर में हम सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, बस ये करेंगे। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे मेटल की सरफेस से, उसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर ये भी गिवन है कि सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है फोटोन की, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी एमिशन हो पाएगा, नहीं तो एमिशन हो नहीं पाएगा। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में आज डिस्कस भी करेंगे। तो ये हमने आज डिस्कस करना है। इसके बाद है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाहर से भेजो, मेटल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को जाके हिट करेगा, खुद अंदर बैठ जाएगा और दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, टक्कर मार के एनर्जी काइनेटिक देगा, और इलेक्ट्रॉन को वो काइनेटिक मिलेगी जिससे इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के बाहर आ जाएगा। हम इस चैप्टर में इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे, बता रखे हैं उसमें बहुत तरीके हैं, पर हम यहां पर चैप्टर में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिस्कस करेंगे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर पीछे चले
तो उसने ये बताया कि सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ऐसी पढ़ा? आइंस्टाइन ने निकाला था? नहीं निकाला था, बताया था मैंने, हिस्ट्री में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, तभी हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रही है एनसीईआरटी। आइंस्टाइन ने बिल्कुल निकाला नहीं था, उसने मैथमेटिकल समझाया था सिर्फ। ये चीज बहुत पहले निकल चुकी थी, और ये चीज कोई 1887 में हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, जो ईएम वेव्स ने, जिसने ईएम वेव जनरेट की थी पहली बार, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में हट चुका है। इस बंदे ने पहली बार लैब में ईएम वेव को जनरेट किया था, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। जब इसने ईएम वेव को जनरेट किया, तो जो इसने ईएम वेव जनरेट की थी वो अल्ट्रावायलेट लाइट थी, यूवी लाइट, स्पार्क थे, स्पार्किंग होती थी। अल्ट्रावायलेट लाइट जब जिंक पे गिरी जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट और जिंक का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जिंक इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट, और अल्ट्रावायलेट लाइट उसको बाहर निकाल देती है। इस बंदे को कुछ आइडिया तो था कि भाई कुछ तो निकला है, पर पता नहीं क्या निकला है, उसको नहीं पता लगा, क्योंकि उसका मेन फोकस क्या था, ईएम वेव्स को डिस्कस करने में। दुनिया पहली परेशान थी लाइट को लेके, ईएम वेव को लेके, तो ईएम वेव डिस्कस और प्रोडक्शन में लग गया। लेकिन इसको पता था कि कुछ यहां पर हुआ है ऐसा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। फिर उसके साथ दो साइंटिस्ट और लगे थे, हाल्वॉच और लेनर्ड्स ऑब्जर्वेशन, साथ ही थे 1887 86, यानी कि उसी दौर की बात है, इसके साथ ही काम करते होंगे, पक्की बात है। साइंटिस्ट लोग की कम्युनिटी अलग कम्युनिटी है, तो उन्होंने भी डिस्कस किया होगा। अच्छा, पहली बार ईएम वेव डिस्कस हुई, हमें देखे ईएम वेव कैसे बनी, तो इन्होंने ईएम वेव तो सीख ली, जो हर्ट्स ने सिखा दी, पर इन्होंने उस बात को पकड़ लिया कि यूवी रेज निकली और जिंक पे अगर गिरी जाए तो बात पकड़ी गई कि कुछ तो बाहर निकले। तो इन्होंने एक जिंक लैब में एक्सपेरिमेंट किया, जिंक की प्लेट ली, और दो प्लेट्स की मूवेबल है, ये टेल मूवेबल ऐसे, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं ऐसे। तो जिंक की प्लेट के ऊपर यूवी लाइट को घेरा, इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आ गए। इलेक्ट्रॉन जब बाहर आए तो ये डेफिशिएंट हो गया, ये प्लेट यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज से ये प्लस और प्लस हो गए, और ये टेल रिपेल हो गई। रिपेल, जैसे तुम फोटोन गिरते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, ये पॉजिटिव होता जा रहा है, और ये टेल मूव कर रही है। अब इनको ये पता लगा कुछ तो हो रहा है। इलेक्ट्रोस्कोप तो इसलिए काम आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं देखने के लिए, चार्ज है कि नहीं देखने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकले हैं, उनको ये बात पता लग गई कि कुछ तो बाहर निकला है और कुछ तो अंदर है जिसे टेल मूव कर रही है। वो कुछ क्या था उन्हें नहीं पता लगा, तो ना तो हर्ट्स को पता लगा वो क्या था। इन्होंने काम किया, इन्होंने कहा हाँ है, कुछ तो है, पर पता नहीं क्या चीज है। तो चार्ज माल उनको ये भी नहीं पता कि चार्ज निकला क्या है, ये भी नहीं पता था। आगे उसके बाद आपके केमिस्ट्री के आते हैं 1897 में जे थॉमसन। ये सारी कहानी पढ़ते हैं इनकी दोनों की, हर्ट्स की भी और इन दोनों साइंटिस्ट की भी। ये कहते हैं कि मैंने भी केमिस्ट्री में काम किया और मैंने एक डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन नाम की चीज होती है, कहते हैं ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। देखो कैसे पिक्चर जुड़ रही है। ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकली है, और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी कर रखी थी एक इजेक्टेड पार्टिकल्स, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, इनको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसलिए डेफिशिएंसी हुई है और इस वजह से ये प्लेट मूव कर रही है। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हुआ है, और इलेक्ट्रॉन तो सरफेस के बाहर उछल के आए हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यूवी लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। ये कहानी उन्हें पता लग गई थी कि कुछ तो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले नहीं जा सकते और जिसके ऊपर ही निकाले जा सकते हैं। बस इतनी कहानी उनको समझ में आ गई। बस आगे फिर उसके बाद क्या किया, मिलिकन साइंटिस्ट था, मिलिकन बड़ा नाम था, देखो सारे बहुत जगह आते हैं सब केमिस्ट्री फिजिक्स में। मिलिकन को भी बात पता लगती है, वो कहता है एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा था, तो उसने भी फोटो सेंसिटिव प्लेट ली और उसने इसके ऊपर रेडिएशंस को घेरा। रेडिएशंस घेर के इलेक्ट्रॉन्स हवा में उछले और यहां पर पॉजिटिव प्लेट रखती गई, पॉजिटिव प्लेट, ध्यान आगे। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, हवा में उछलते हुए इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट, और एक छोटी सी बैटरी लगा रखी है ताकि बैटरी ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के वापस इसको दे दे। फिर फोटॉन्स गिरे, फिर इलेक्ट्रॉन आए, सर्किट कंप्लीट हो गया। और इस बंदे ने करंट भी मेजर कर दिया, और इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन उछलते हुए इलेक्ट्रॉन ने कितना करंट कंट्रीब्यूट किया, उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट किया। तो मिलिकन ने ये काम किया। अब देखो कितने 50 साल हो गए इस बात को शुरू हुए, 50 साल तक ये साइंटिस्ट कम्युनिटी लगी रही, पर आज तक ये नहीं पता लगा कि अंदर हो क्या रहा है। आगे इसके बाद इनकी ऑब्जर्वेशंस थी, इन लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए
ऑब्जर्वेशंस ली, तो ये ऑब्जर्वेशन में ग्राफ, हर ग्राफ पे स्टार लगाना है, ये पेपर में आना है। तो इन सब की क्या ऑब्जर्वेशंस थी? इनकी ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी की हुई है। इस चैप्टर में अगर मैं ये बोलता हूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, तो वैसे इंटेंसिटी समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी होती है, पर यहां पर नहीं। यहां पर इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स। तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ज्यादा है, भूलना नहीं। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं है इसमें, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स है। जो एक सेकंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं उसे इंटेंसिटी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? तो अगर मैं 2 रेडिएशन लेता हूं, एक रेडिएशन में एक सेकंड में 5000 फोटोन गिर रहे हैं और दूसरी रेडिएशन में एक सेकंड में 10,000 फोटोन गिर रहे हैं, तो 10,000 फोटोन की इंटेंसिटी ज्यादा है और 5,000 की कम है, बात खत्म। ठीक। नंबर 2, अगर मान लो एक फोटोन आता है और एक प्लेट के ऊपर गिरता है, प्लेट पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने डिक्लेयर कर रखा है कि मेरे को अगर आप रिमूव करवाना चाहते हो एटम से तो मुझे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। मैं रिमूव हो पाऊंगा पर मैं मूव नहीं करूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्या है? वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से हटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, पर मेरी इच्छा है कि इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर भी आए, तो मैं जो फोटोन गिरूंगा इसके ऊपर वो थोड़ा ज्यादा एनर्जी का गिरूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन के एटम से हटाने के लिए लग जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन क्या है? भागेगा, बाहर उछलेगा विद एनर्जी हाफ mv², और इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 में से 2 तो एटम से निकालने के लिए लग गया, और बचा हुआ क्या हुआ? काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है केमिस्ट्री में क्या हुआ ये चीज? और अगर आपने थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी दी फोटोन की तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा भी नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फोटोन की एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एच न्यू। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एच न्यू। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन W नॉट, और बची हुई एनर्जी से आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आगे मूव करेगा। केमिस्ट्री में देखते हुए चीज एच न्यू इज वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv², यही है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो ये रूल है। और आप ऐसा भी इसमें लिख सकते हो कि इसके अंदर एच न्यू, वर्क फंक्शन को लिख सकते हो एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv², वेयर न्यू नॉट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई करके वर्क फंक्शन आता है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो अब सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू मेटल प्लेट पे गिरा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर गया हवा में विद हाफ mv², सब सही है। इसका मतलब आपकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन से तो ज्यादा ही थी, तभी हवा में आया। हवा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई बच्चा कहता है सर मेरे को इसको रोकना है। मैंने कहा ये क्या है? पहले चलाना है, रोकना है? कहता हाँ रोकना है। तो ठीक है रोकते हैं। रोकने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रोक देगा रिपल्शन से। तो इसका पोटेंशियल कितना है? V नॉट। तो V नॉट पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, ताकि इसको रोका जा सके, नहीं तो रुकेगा नहीं। तो इस रोकने के पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड कर रहा है या स्टॉप कर रहा है, स्टॉपिंग या रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो इसलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाफ mv² है, तो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देके एनर्जी दी और इसको रोक दिया, तो हाफ mv² की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? E टाइम्स V नॉट। तो इसका मतलब कई बुक्स में ये लिखा होगा फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन हाफ mv², और कई बुक्स में हाफ mv² की जगह लिखा होगा E टाइम्स V नॉट, E इंटू V नॉट। तो बुक्स EV नॉट भी लिखती हैं हाफ mv² को। वो क्यों लिखती हैं? क्योंकि हाफ mv² को रोकने के लिए E इंटू V नॉट एनर्जी देनी पड़ती है। पॉइंट यहां तक क्लियर है पहला? ठीक है। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर ठीक है मेरी एक कहानी है, वो कहानी सुन लो। मैंने कहा ठीक है सुन लेते हैं। कह रहे कहानी कुछ ऐसे है कि मैं एक फोटोन हूं,
फोटोन हूँ, मेरे पास ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, ये तुम्हारे सामने एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। वो कहता मैं ना इस इलेक्ट्रॉन को मार के ना बाहर फेंकना चाहता हूँ। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है तेरी? कहता प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका वर्क फंक्शन जो है ना, इसको रिमूव करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या? कहता मेरे पास एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, इसे निकाल भी नहीं पाऊंगा, फेंकना तो बड़ी दूर की बात है। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो होगा ही नहीं इसमें, तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होगा ही नहीं। तो मुझे सजेशन देता है क्या मैं ऐसा करूं, यार दोस्त बुला लूं अपने, 8-10 और भी है मेरे पास, सब एक जैसे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं 10 छोड़ो 10 लाख लोग इकट्ठे कर दूंगा, हम मिलके इसको बाहर निकालेंगे। मोहल्ले का लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना हो रहा है कि यार मार पीट के बाहर निकालेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आप चाहे 10 लाख फोटोन ले आओ कमजोर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तुम इसको नहीं हिला सकते। तुम 1 फोटोन ले आओ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो इसको उठा के बाहर फेंक देगा। यानी कि 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, नंबर ऑफ फोटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये गलती से भी मत सोचना कि 50 फोटोन गिरे थे अब तो हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसलिए अगर 1 फोटोन, ये सारी कहानी 1 फोटोन और 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड जो आपका फंक्शन है उससे कम एनर्जी है फोटोन की, नहीं हो पाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोटोन की एनर्जी, वर्क फंक्शन एंड हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर या एच न्यू वर्क फंक्शन ई इंटू वी नॉट। देखो ये टर्म तो होती है कांस्टेंट किसी भी सरफेस के लिए, ये नहीं चेंज होती। अगर मैं पीछे से फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन जो हवा में उछलेगा वो तेज उछलेगा, तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा होगी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, या मैं अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल या इस काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी में नंबर ऑफ फोटोन्स तो बीच में आ ही नहीं रहे, यहां पर नंबर ऑफ फोटोन्स का भी यूज किए, तो नंबर ऑफ फोटोन्स का ना वी नॉट से लेना देना है ना काइनेटिक एनर्जी का लेना देना है। ये 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन की कहानी है। तो फिर नंबर ऑफ फोटोन से क्या होता है? करंट बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपने 1 फोटोन गिरा, 1 इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आ गया, 2 गिरे 2 आ गए, 4 गिरे 4 आ गए, 400 गिरे 400 आ गए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अब ये बात तो जो मैंने आपको बताई, मैंने तो आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ ली, तो मैंने तो आपको रीजन बता दिया, मैथमेटिकल बता दिया। अब उस जमाने में चलो 1899 जब ये लोग काम कर रहे थे, इनको थोड़ा पता था अंदर क्या हो रहा है, इनको थोड़ा, आइंस्टाइन तो अभी आया ही नहीं पिक्चर में, तो अब पढ़ा है, तो सारा तो हीरो है, वो तो अभी आएगा, वो सारों की स्टडी करके एक ही रिजल्ट दे गया, उसको मैथ्स से एक्सप्लेन कर गया। कर तो लोगों ने बहुत काम लिया था, बस एंड में उसने सही तरीके से किया। और एक और भी बड़ी डिस्कवरी उसकी बताता हूँ, बड़ा नाम है यार, कुछ तो बात है, ठीक है। तो अभी भी लोग याद करते हैं, तो कुछ तो आईक्यू लेवल में कुछ एक्सेप्शनली कुछ अलग ही बात होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको कोई मैथ्स नहीं, कोई इक्वेशन नहीं पता थी, ना ये पता था फोटोन ज्यादा करो इंटेंसिटी बढ़ेगी, कुछ ना पता। इन्होंने मशीन लगाई और इन्होंने इंटेंसिटी को घेरा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मापा, तो देखा अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ फोटोन्स गिर रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करके आ रहे हैं, तो करंट बढ़ गया। तो ये पहला ग्राफ आपके पेपर में आएगा, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी, पहला ग्राफ। दूसरा, उसके बाद दूसरा ग्राफ आएगा, इस ग्राफ के ऊपर लिख लो, यहां पर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। इस बार इन्होंने 3 रेडिएशंस घेरी, 3 किस्म के फोटॉन्स घेरे, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो एक में ज्यादा फोटॉन्स घेरे, एक में कम, एक में कम। तो ज्यादा फोटॉन्स घेरने में करंट ज्यादा आया, कम में कम आया और कम में और कम आया, तो इसलिए करंट तीनों में डिफरेंट आई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं था, इसका तो फ्रीक्वेंसी से लेना देना था। और फ्रीक्वेंसी क्योंकि तीनों की कांस्टेंट है, तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। और आप एक मेटल में से इनफाइनाइट करंट बाहर नहीं निकाल सकते। ये तो ना टुकड़ा ले आए जिंक का, आपको पूरी पंचकुला को बिजली दे दो इसमें से,
ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे निकाल निकाल के, लिमिट है कोई, इसलिए सैचुरेशन करंट है। इनफाइनाइट जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा बांट दोगे पूरे शहर में बैठ के कि निकले जा रहे हैं निकले जा रहे हैं, तभी तो खत्म होंगे, तो इसलिए सैचुरेशन करंट आ जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है ग्राफ? उसके बाद इन्होंने क्या किया, बता दिया मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर ईवी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया जिसके अंदर इन्होंने इंटेंसिटी को सेम रखा, लिखो इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो अगर इन्होंने 3 रेडिएशन को घेरा, एक की फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम और कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी और कम स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ फोटोन सेम है, उछल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, तो सैचुरेशन करंट तीनों में क्या रहेगा, सेम। तो ग्राफ किसके किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल के बीच में। नेक्स्ट है, इन्होंने 2 अलग अलग मेटल लिए और इन्होंने देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी जब बिल्कुल कम थी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ ही नहीं, क्योंकि कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी है तो ही ग्राफ बनेगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करेगा और उसको रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। और अगर आप मेटल प्लेट बी लेंगे, इसकी थ्रेशोल्ड और भी ज्यादा है, तो इससे पहले तो ये ग्राफ स्टार्ट ही नहीं होगा। आपकी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है इसकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो ग्राफ स्टार्ट होगा, और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। 4 ग्राफ हमने याद करने हैं, इसकी डिटेल तो भी करनी है नेक्स्ट टाइम भी। ठीक है, तो ये जो है ये सारी कहानी इन्होंने पढ़ी और इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी। ऑब्जर्वेशंस क्या थी, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और